श्रोताओं और सभी सखियों सहेलियों, हम हाजिर हो गए कार्यक्रम लेकर, आपका पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बड़े खास खास दिन हैं, गर्मियां अपने बिल्कुल कहना चाहिए कि शिद्दत से लगी हुई हैं कि हम तो बिल्कुल अपना पूरा रंग ढंग दिखा देंगे, शबाब पे पूरे शबाब पर है बिल्कुल। लेकिन फिर हम भी कम नहीं है, थोड़ा सा आजकल जो खान पान पे अगर हम ख्याल रखें, कुछ चीजें जो मौसम की हैं या इस मौसम में जिन्हें प्रयोग में हम करके सुकून पा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो आज हम गुलाब जल के फायदे के बारे में बात करेंगे ना संगीता? गुलाब जल ठंडा ठंडा सा होता है, तो उस बारे में बात करेंगे। और साहित्यकार नवनीता देवसेन जी की बात करेंगे आज सखी विशेष में। और साथ ही विश्व विरासत दिवस भी आज है, तो इस सिलसिले में भी बात करेंगे। लेकिन जब ठंडा ठंडा की बात आ रही है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी सी यादें होती हैं, जगहें होती हैं जहां हम जाते हैं तो बचपन में पहुंच जाते हैं, या कुछ ऐसी बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ या कहना चाहिए परिवार के साथ गुजारा जो वक्त होता है, जो जगह होती है, वो भी बड़ा सुकून देती है। वो कितनी भी तपिश हो, उसका आनंद अलग रहता है। तो यानी कि पुश्तैनी मकान जहां आपने बचपन गुजारा होगा, हो सकता है कि बुआ के बच्चों के साथ, मौसी के साथ, मौसी के बच्चों के साथ या चाचा चाचा के बच्चों के साथ, तो कुछ इस तरीके का होता है। ददीहाल हो, ननिहाल हो, ऐसे जो पुश्तैनी मकान होते हैं जहां हम इकट्ठा होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कितना समृद्ध होता है वो मकान। जी बिल्कुल। और जैसे हम मकान की बात करते हैं कि मकान कितना समृद्ध होता है, ऐसी ही हमारी जो विरासतें हैं, सांस्कृतिक विरासत, वो भी बड़ी समृद्ध हैं। बिल्कुल। और हम विश्व की विरासतों के भी को भी ध्यान में रखें, साथ ही साथ अपने देश की जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको हम बहुत संजोएं और उनके जो एक कला होती है उनको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो कला होती है वो ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है और एक समय को दूसरे समय से कह सकते हैं कि जोड़ती है, एक परिचय कराती है, बताती है कि उस समय कैसे बनता था, क्या बनता था। इस काल के लोगों की जो कलाकृतियां हैं, उनका एक खास अंदाज होता है, वो विशेष तरीके के रंगों का प्रयोग करते हैं, विशेष तरीके के फूल बनाते हैं वो, है ना। कुछ कुछ अलग अलग तरीके की पत्तियां बनती थी, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो विश्व धरोहर जो है वो हम कह सकते हैं हमारी विरासत है, ऐसी विश्व विरासत होती है। तो आज विश्व धरोहर दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम अपनी धरोहर को पहचानें, सांस्कृतिक धरोहरों को संभालें, ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से सामाजिक अखंडता और संस्कृति को हम संरक्षित करें, है ना? क्योंकि ये युगों युगों से चली आ रही हैं और जब हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक युग को दूसरे युग से जोड़ती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़ते तो हैं, लेकिन जब किसी चीज को बिल्कुल सामने से आंख से देखते हैं तो उसका असर कुछ और होता है। और उसके जो जिस तरह से उसे बनाया गया, फिर उन कलाकारों की भी बात होती है, दिल में लगता है कि भाई कैसे सुंदर तरीके से इसे बनाया होगा और कितना समय लगा होगा। तो जरूरत है कि हम उन्हें समझें। कई बार तो हम लोग घूमने भी जाते हैं इन सब जगहों पर, और आजकल तो छुट्टियां जिस हिसाब से स्कूल खुल चुके थे, अब छुट्टियों का समय आएगा तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे जाना भी शुरू करेंगे। जी हाँ, लेकिन विश्व धरोहर दिवस मनाने की शुरुआत 1983 में हुई। यूनेस्को महासभा में जैसे कि अनुमोदित किया जाता है, दिन निर्धारित किया जाता है कि इस दिन को, इस तारीख को ही मनाया जाएगा। और इसमें फिर वही वाला बात होती है कि हम विरासतों, धरोहरों के महत्व को समझें, कला संस्कृति को समझें, उन्हें संजोएं, संभालें, उनकी देखभाल करें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें। जी। और जितने भी स्थल हैं उनको अलग अलग श्रेणी में भी रखा गया है। कई बार तो जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो सांस्कृतिक स्थल हैं रेणु जी, वो हमारे भारत में ही उनके जो महत्व हैं उनको हम समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें विश्व की धरोहर माना जाता है और उसी हिसाब से उनके नाम को प्रस्तावित भी किया गया है, जो विदेश हैं उनके हिसाब से। और कुछ हमारे यहाँ की भी हैं, जैसे आगरे का किला है, जयपुर सिटी है, अजंता की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, एलिफेंटा केव्स है। तो ये सब जगहें जो हैं ये बहुत खास हैं, जो उस काल की, उस युग से कह सकते हैं कि हमारा परिचय कराती हैं। जी हाँ, और हमारे साथी ने भी बहुत सारी चीज़ें लिख कर भेजी हैं इस विषय में। लिखा है कि यूनेस्को द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे विरासत स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग देशों के बारे में लिखा है और इनकी संख्या 51 है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में 32 ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। इनमें 25 सांस्कृतिक स्थल, 7 नेचुरल साइट्स हैं। तो जैसे हम लोगों ने कुछ तो बताया, जैसे आगरा किला, अजंता की गुफा, सांची के स्तूप, चंपानेर पांडवगढ़ बाग है,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पुराना गोवा का चर्च है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, फतेहपुर सीकरी, चोल मंदिर, हम्पी के स्मारक, है ना जी। ऐसे बहुत सारे हैं, हाँ, महाबलीपुरम कोणार्क का सूर्य मंदिर, जी महाबलीपुरम, हम्पी, महाबोधि विहार जो बोध गया में है, वो सब चीजें जो है वो बड़ी ही सराहनीय हैं, क्योंकि उस वक्त के जो कलाकार होते थे वो इस वक्त के कलाकारों से तो बड़े भिन्न हैं। बिल्कुल। और ऐसे ताजमहल हमने तो हाँ, नाम ही भूल गया, जैसे कि हाँ, ऐसे ही भारतीय पर्वतीय रेल भी है, इसी में खजुराहो है, भीमबेटका मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसे बताया, ऐसे ही कुतुब मीनार भी है। ऐसे ही विश्व धरोहर हमारे पास भी बहुत है। हम इस मामले में कह सकते हैं ना कि बहुत समृद्ध हैं, जी है जी। ना और बड़ी अच्छी बात तो ये होती थी कि जी देखिए पहाड़ों को और बड़ी बड़ी गुफाओं को तराश कर ये चीजें बनाई जाती थी। हाँ तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ पहाड़ों को तराशा जाता था। जी तभी हम देखते हैं कि सदियों सदियों ये वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं और ये ऐसी ही बनी रहें, ऐसी ही खूबसूरत रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब घूमने फिरने जाते हैं तो भी ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई बिल्कुल रहे। तब तो जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब उनको हम तो ऐसे उनको संरक्षित अपने ढंग से किया जा रहा है वैज्ञानिक तरीके से। उनमें अलग अलग तरीके के लेप लगाए जाते हैं, आसपास कुछ भी ऐसी फैक्ट्री आदि नहीं रखी जाती है जिससे कि उसके धुएं से वो प्रभावित हों। लेकिन हम जब जाते हैं वो छोटे मोटे कचरे आदि भी जो फैलाते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती को खराब करते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सीधे सीधे देखने में ही गंदा लगता है, जी उसकी जी खूबसूरती कहीं ना कहीं तो प्रभावित बिल्कुल। होती है। हाँ फिर धीरे धीरे तेल घी ये सारी चीजें, खाने पीने की चीजें लगती हैं, वो गंदगी फैलाती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। या हम दीवारों पर कुछ कुछ कुरेद देते हैं, लिख देते हैं, अपनी याद वहाँ छाप देते हैं। तो भाई यादों को छापने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कीजिए, है कि नहीं? जी जी। और उसके साथ जो उद्यान होते हैं या जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जी जो सरोवर होते हैं, उनकी शोभा भी साथ साथ चलती रहती है। बिल्कुल तो जो ये सारी चीजें हैं, यानी कि अगर फलों के बाग लगाए गए हैं, फूलों के बाग लगाए गए हैं, सरोवर हैं, सुंदर झरने लगे हुए हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनमें कुछ भी किसी भी तरह का कूड़ा करकट हम बिल्कुल भी गलती से भी न फेंकें। और फूलों को, पत्तियों को, कोई भी इस तरह के वृक्ष हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं। बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसका आनंद लें। और आनंद लेने के लिए हम गीत भी सुनते हैं और इन धरोहरों के साथ भी सुन सकते हैं। जी जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं।
सामने आ जा किसी तरह, क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। किसी भी चीज का तस्वुर हम करते हैं, उसके बाद वो खूबसूरत सी जो तस्वीर होती है वो हमारे पहले तो दिल में बनती है, उसके बाद कैनवास पे बनती है, लेकिन वो बात नहीं होती। तो जाकर देख लेना चाहिए ताज जरूर। बिल्कुल सही बात है। धरोहर धरोहर होती है, उन्हें देखना, उनको संभालना और उनको आत्मसात करना एक अलग अनुभव होता है। लेकिन हाँ, फिर भी तस्वीरें भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जहां हम नहीं पहुंच पाते, वहां बहुत हद तक हम उनसे काम चला लेते हैं। हाँ, एक झलक हमें समझ में आ जाती है, एक आभा उसकी समझ में आ जाती है कि अच्छा वो इस तरीके का होगा। हाँ, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई वहां तो चलना चाहिए और देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही साहित्य भी जब होता है तो साहित्य से हमें समझ में आता है कि जिसने लिखा है उसकी मनोदशा या उसकी एक अपनी अलग शैली होती है। ऐसे ही साहित्यकार नवनीता देव सेन जी हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, बहुत दो पंक्ति जैसे कहना चाहते हैं, अंधेरे में हो रही थी बारिश, परछाई नाच रही थी गाड़ी के कांच पर, अचानक नदी की हवा ने छू लिया था, अजानी बिजली कांप उठी थी मन में। तो कुछ इस तरीके की लेखनी आपकी चलती है, कलम चलती है। और ऐसी नवनीता देव सेन जी का जन्म 13 जनवरी 1938 को कोलकाता में हुआ। जी, और उनके माता पिता नरेंद्र नाथ देव पिताजी और माता राधा रानी देवी के घर इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता दोनों ही कवि थे। नवनीता की रुचि प्रारंभ से ही प्रकृति और रचनाओं के इर्द गिर्द रहती थी और इस प्रकार उनकी रुचि कला क्षेत्र में ज्यादा रही। कला और साहित्य से स्नातक उन्होंने किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, यानी प्रेसिडेंसी कॉलेज से। एमए की डिग्री भी हासिल की और 1961 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई के लिए गईं। बाद में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। नवनीता देव सेन का विवाह जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से हुआ, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे। पढ़ाई लिखाई और शोध के लिए नवनीता ने देश विदेश की यात्रा की। वो बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, असमिया, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, संस्कृत, हिब्रू, मतलब इतनी तमाम भाषाओं की बहुत अच्छी जानकार थी। जी, और उन्होंने बतौर प्रोफेसर हार्वर्ड, कॉर्नेल, कोलंबिया, शिकागो, हम्बोल्ट, टोरंटो, मेलबर्न, वेल्स और कुछ अन्य जगहों की भी यात्रा की। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर काम करती रहीं। 2002 में सेवानिवृत्त हुई। और 2002 में ना, उसके बाद साहित्य और अध्ययन अध्यापन से जुड़े देश विदेश में उन्होंने कई सम्मेलनों में भाग लिया। वैसे भी कहते हैं ना, साहित्यकार का जो काम है वो चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ। नवनीता एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार थी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फेलोशिप भी उन्हें प्रदान की गई थी। जी, और कई महत्वपूर्ण पुरस्कार वितरण समिति की वो जूरी मेंबर भी रहीं, जिनमें से एक रविंद्र पुरस्कार भी था। बांग्ला भाषा में उन्होंने कई कविताएं, उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, यात्रा वृतांत और कुछ साहित्यों का अनुवाद भी किया। कई भाषाएं उनको आती थी। हाँ, बहुत सारी भाषाएं आती थी। भाषाओं का भी बड़ा अपना जोर होता है और खूबसूरती होती है। जी, बिल्कुल सही बात है। लेख नटी नवनीता प्रसिद्ध हुआ इनका। मतलब कि नवनीता किस तरह से एक एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, यानी कि नटी नवनीता। हाँ, और करुणा तुम्हार कौन पथ दाय, ये भी एक उनकी रचना थी। उनका पहला कविता संग्रह था प्रथम प्रत्यय। जी, और ऐसे आत्मविश्वास दूसरा कविता संग्रह नहीं, उनका दूसरा कविता संग्रह था स्वागतो देवदूत। जी, पहला उपन्यास आमी अनुपम। नवनीता ने उस जमाने की कई सामाजिक कुरीतियों और परतंत्र भारत की परेशानियों और प्राकृतिक आपदाओं को भी देखा, जिसका उनके जहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों से जुड़ी समस्याओं का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया और उनके संग्रह हास्य, बुद्धि और मानव चिंता के संयोजन के लिए जाने जाते हैं। जी, कुंभ मेला, बामा बोधिनी, ये भी कुछ उनकी किताबें थी। कई सारे पुरस्कार नवनीता सेन जी को मिले, इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार थे।
महादेवी वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, रविंद्र पुरस्कार, कबीर सम्मान, इसी तरह से कमल कुमारी नेशनल अवार्ड और कई अन्य पुरस्कार के साथ 2000 में पद्मश्री कहना चाहिए कि इनका उन्हें दिया गया और पद्मश्री दिया गया। जी, उसके बाद वो दुनिया में नहीं रही। 7 नवंबर 2019 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी खूबसूरत कविताएं, और जितना भी देखा जाए कि जितनी भी विधा होती है उस पर कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी। एक कविता जो स्वागत है, स्वागत जी जी सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो उसकी कुछ लाइनें आपने बताई हैं। जी जी जी। तो डामर की सड़क, बारिश में भीगी नदी। नहीं, शुरुआत से पढ़ेंगे। अच्छा, शुरुआत से पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप नहीं आप अच्छा, मैं ही करूं। बिल्कुल। जी जी। अंधेरे में हो रही थी बारिश, परछाई नाच रही थी गाड़ी के कांच पर, अचानक नदी की हवा ने छू लिया था, अजानी बिजली कांप उठी थी मन में, बहुत बहुत दूर था घर। डामर की सड़क, बारिश में भीगी नदी थी, अनुत्तरित अंतहीन थे कगार, निर्विहीन झरता रहा अंधेरा, बार बार बातों की तलाश में भटक रहे थे, भटक कर थके अंग, आग, सफेद धुआं, मिट्टी, कीचड़ और घास के गीलेपन को छूती खिड़की से उड़कर आई थी गंध। असफल समारोह में नाच रही है बारिश, संसार को चीर देते हैं बिजली के फलक, घंटा बज उठता है वाक्यहीन देह में, और अंधेरे की ये अंतहीन यात्रा, और उस यात्रा के रुकते ही पंख पसार कर उड़ चला है अंधेरा। सूर्य बिंधे धू धू करते रेतीले तटों पर, नदी की हवा सूखी पीली घास पर रोती रहती है। क्या बात है। और भी बहुत सारी इनकी जो लिखने की शैली है वो अपने आप में कहना चाहिए दिल तक पहुंच जाती है ना। हल्की सी भोर की किरण जैसे ही तन पर पड़ी, सवेरा कहता है भोर हो गई, चूल्हे पर सबका नाश्ता खाना, सब एक होकर बनाते और खाते। कुछ इस तरीके की बातें जो हैं इन्होंने, जैसे कि एक सड़क का जो वर्णन किया है, हाँ। उससे बिल्कुल लगता है ना कि एक चित्र सा खिंच जाए। हाँ, है ना? जी। कविताएं कुछ ऐसी होती हैं लेकिन बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि हवा ने छू लिया था अचानक नदी की, और फिर उसके बाद जब बहुत दूर तक घर, डामर की सड़क, बारिश में भीगी नदी, इस तरीके की जो होती है ना, परछाइयां नाच रही थी गाड़ी के कांच पर, जो हम देखते हैं चित्र सड़कों पर, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने अपनी कविताओं में उसको लिखा है। तो नवनीता जी को हम याद करते हैं और उनकी रचनाओं को नमन करते हैं। जी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो भाई इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। आज हम लोग पुश्तैनी मकान पे भी चलेंगे, है ना? जी जी। हमारे एक श्रोता है, हाँ। उन्होंने लिखा है कि आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में साउंड रिकॉर्डिस्ट कमलेश द्विवेदी जी से आदरणीय प्यारी बुआ जी यानी रेणु चतुर्वेदी जी की बातचीत का पहला भाग सुना, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के पहले भाग में कोंकण रेलवे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सुनने को मिली। दादा साहब फाल्के जी के बारे में जानकारी सुनने को मिली। धर्मेंद्र जी के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी सुनने को मिली। और अब दूसरे भाग का इंतजार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्यारी बुआ जी यानी रेणु चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, नहीं हमने नहीं, विविध भारती से हुआ, लेकिन हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने सुना और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे भी फिल्म प्रभाग में आप कार्यरत हैं कमलेश जी, तो एक बात यहाँ पर ये जरूर कहना चाहते हैं कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि क्या ये करता है विभाग, लेकिन जब हम इस तरीके के कार्यक्रम लेकर आते हैं तब मालूम चलता है कि हम सिर्फ पर्दे पर जिनको देखते हैं वही काम नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। या फिल्म प्रभाग एक भारत सरकार का उपक्रम है, अनुभाग है और डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरह से काम होता है और किस तरह से इन लोगों ने कोंकण रेलवे को बनते हुए देखा। और बहुत जिसको कहना चाहिए कि बहुत चुनौती थी, जिस तरह से खतरनाक जगहों पर जा जाके वहां पर पूरी उन्होंने एक एक इंच की रिकॉर्डिंग की है उन लोगों ने, और बताया है पूरा वृत्तचित्र। हमने तो एक झलक उसमें बस सुना दी थी। तो इस तरीके से हमारी भी कोशिश रहती है संगीता, और ये भी बताना है कि हमारे अपने साथियों को कि और भी बहुत सारे अनुभाग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हम तक बातें पहुंचाते हैं। वैसे भी संगीता, बचपन में याद होगा ना जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे, तो पहले स्क्रीन पे फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्र चलते थे, है ना? जैसे उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री या कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी पूरी दिखाई जाती थी कि कैसे गए, कैसे उनका स्वागत हुआ। तो हम लोग तब ब्लैक एंड व्हाइट में देखते थे, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आती थी। बिल्कुल। तो वही अब तो वो सब देखते नहीं हम लोग, तो पता ही नहीं चलता कि तब लिख कर आता था फिल्म प्रभाग। और एक चीज और भी होती है कि जब इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं कुछ भी है, तो उसके लिए एक बड़ी ही अलग सी सृजनात्मक जो एक क्षमता होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो वो बहुत एक अलग सी चीज जरूरी होती और है। इसके वजह से ही इतनी सुंदर सुंदर चीजें निकलकर सामने आती हैं और इस तरह से प्रस्तुति होती है और हमारे श्रोताओं तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। जी हाँ जी, तो धन्यवाद। तो उन मकान का भी जहां हमने बचपन गुजारा, है ना, तो पहले वहां चलेंगे कि पहले गुलाब जल से कुछ बूंदों का मजा लेंगे, गुलाब जल की? हाँ, गुलाब जल की तरफ पहले चलते हैं। अच्छा। क्योंकि पुश्तैनी मकान जो है वो तो काफी लंबा ज्यादा हो जाएगा, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुलाब जल तो वैसे तो हमारी बहुत सारी सिखियां बनाती भी होंगी अपने से, क्योंकि ताजा तरीन जो गुलाब जल होता है उसका जो असर होता है वो तो बड़ा ही अलग सा होता है। बिल्कुल। और इसको बनाने की कुछ विधि है, रेणु जी आप बता दीजिए। अच्छा जी जी। नहीं हम नहीं बताएंगे। बता दीजिए। बताओ। देखिए, पहले मतलब गुलाब जल बनाने की विधि हम लोग बताएंगे ना। घर में बना सकते हैं। बिल्कुल, बताओ जी। तो गुलाब जल बनाने के लिए आपको देसी गुलाब की पंखुड़ियां जो है वो 2 कप लेनी है। पानी 3 से 4 ग्लास, आइस क्यूब भी आपको चाहिए 2 बाउल, और पतीले में स्टैंड पहले रखना होगा। इसके किनारे किनारे गुलाब की पत्तियां डाल दें। इसमें स्टैंड के लेवल तक पानी भरना है। और फिर बनाने वाले बर्तन या पतीले का ढक्कन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर से दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर स्टैंड के ऊपर एक खाली कटोरा आपको रखना है, पतीले में ढक्कन लगा देना है और ढक्कन जो है उसको उल्टा लगाना है, क्योंकि उस पर आइस क्यूब रखनी है। गैस ऑन कर देना है फिर, और जब उसमें उबाल आ जाए तो ढक्कन के ऊपर जो आइस क्यूब आपने रखे हैं वो चारों तरफ आपको यानी कि ढक्कन पर भर के रखना है। इसलिए ये मतलब कि ऐसा गहरा होना चाहिए, ऐसा उल्टा नहीं हो, कढ़ाई जैसे उल्टी नहीं हो, नहीं तो वो सरक जाएगा। तो यानी जो बर्फ के टुकड़े रखने हैं उसके लिए जगह होनी चाहिए, है ना? जी जी। फिर मीडियम लो फ्लेम रखें और 20 मिनट तक पानी में बॉयल आने दें और गैस को ऑफ कर दें। उसके बाद
पतीले को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर आप देखेंगे कि खाली कटोरा जो आपने रखा हुआ है उसमें जो रोज वाटर है, यानी कि उबलने के बाद जो जमा होता है वो जमा हो गया है। जो जमा हुआ है मतलब वो हम कह सकते हैं कि अब ये गुलाब जल है। हाँ, बिल्कुल डिस्टिल्ड होता है जी। रोज वाटर को कांच की बोतल में आप रख लें उसमें एक, और फिर फ्रिज में रख दें, तो 2 से 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा समय तक ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन बहुत थोड़ा निकलता भी है, और भाई जब आपने बनाया है तो उसका प्रयोग करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा दिन रखने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये तो तुमने विधि बता दी, और वैसे उसकी जो उपयोगिता है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथी ने लिखा है गुलाब जल का इस्तेमाल प्राचीन काल से खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर रोजाना नियमित रूप से सोने से पहले आंखों के नीचे काले घेरे पर गुलाब जल लगाते हैं तो डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे पर गुलाब जल लगाने से दाग धब्बों और पिंपल्स की शिकायत दूर होती है। वैसे गुलाब जल घर पर भी बना सकते हैं हम, तो भाई हमने विधि तो बता दी, अब आप प्रयोग करिए, है ना। हाँ, और फूलों का तो मौसम भी होता है ना, तो आप देखिए कि जिस समय अच्छे से गुलाब, देखिए आजकल जो बसंत गया उसके बाद तमाम बाग बगीचे जो हैं वो फूलों से बिल्कुल भरे हुए हैं, नई नई पत्तियां हैं, नए नए फूल हैं और बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस वक्त आप बिल्कुल से उसको अच्छे अच्छे गुलाब से बना सकते हैं और इसका पूरा लुत्फ ले सकते हैं। हाँ, लुत्फ ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी गुलाब के बड़े बहुत सारे औषधीय गुण हैं और इसीलिए इसका अर्क इस्तेमाल किया जाता है। और इसके संग संग गुलाब के संग गुलाब जल की तो बात हो गई, लेकिन गुलकंद इसका भी अलग प्रयोग होता है और अलग अलग तरह के शरबत भी बनाए जाते हैं, गुलकंद भी बनाया जाता है। लेकिन आज तो हमने जैसे कह दिया ना, गुलकंद बनाना किसी और दिन बताएंगे, है ना। तो पहले शरबत और ये गुलाब जल की बात करते हैं कि गुलाब जल कैसे इस्तेमाल खाएंगे, तो और साथ साथ गुलाब जल भी प्रयोग करेंगे तो दुगनी खूबसूरती होगी। ये बात भी है। तो अब बात आती है कि गुलाब में ऐसा क्या है ना। तो पुराने ज़माने से हम समझ तो रहे हैं कि इसका बहुत फ़ायदा है। स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा पे बहुत से जो धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो जाहिर है कि इससे पिंपल्स आदि नहीं होते हैं। जो भी बैक्टीरिया जीवाणु जो पनप रहे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वैसे भी इतना मुलायम और जिसको कहते हैं ना कि बड़ा सूदिंग सा होता है, तो जाहिर है कि त्वचा पर एक अलग सा एहसास देता है। हाँ जी, और गुलाब जल की और भी बातें करेंगे, श्रोताओं के कमेंट्स भी पढ़ेंगे। पहले ले लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक। नाजुक गुलाब की हमने बात की, तो एक नाजुक सा गीत भी सुनवा देते हैं। अच्छा, नाजुक है गीत, चलो ठीक है। रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमान हो गए, पहले जान फिर जाने जान
ही गया, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारी। और रफ्ता रफ्ता बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गुलाब जल आंखों को साफ करने और ठंडक पहुंचाने में भी मदद करता है। सिर में गुलाब जल की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। लीवर को भी ये साफ रखता है। गुलाब के जल के सेवन से पित्ताशय वगैरह, इन्होंने लिखा है कि इसमें कुछ शारीरिक, कहने का मतलब कि आराम होता है और गुलाब जल बेहद मददगार है। बता दें कि ब्रोंकियल संक्रमण को कम करने में भी गुलाब रस या गुलाब की चाय का सेवन बेहद उपयोगी है। और गुलाब जल में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का कालापन दूर हो जाता है, यानी कि जो धब्बे होते होंगे वो कम हो जाते होंगे। तो भाई कुछ इस तरीके से अपने जो जितनी जानकारी हमारे साथियों को है उन्होंने साझा की, ये बात बिल्कुल सही है। तो अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। टोनर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गुलाब जल, इसमें गुलाब के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर रख लीजिए और जो कोई रुई का टुकड़ा ले लीजिए या कॉटन बॉल्स जो आते हैं उनमें लगाकर चेहरा साफ कर लेंगे तो टोनर की तरह आप काम करेगा ये। जी, और थोड़ा सा ये अनार के सिरके में अगर मिला दिया जाए गुलाब जल तो इसे माउथ वॉश की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी सी खुशबू रहेगी। कभी जैसे खाना वाना खाने के बाद तो इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉइस्चराइजर के लिए भी थोड़ा सा अगर इसमें गुलाब जल में, यानी कि 3 चम्मच अगर गुलाब जल लिया है तो 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच नारियल का तेल या बादाम का तेल भी इसमें मिला सकते हैं और इसे मॉइस्चराइजर के तौर पर आप मिलाकर रख सकते हैं। या खाली गुलाब जल और ग्लिसरीन को भी आधा आधा, यानी कि जाड़े के वक्त, लेकिन अगर गर्मी में आपको लगाना है तो गुलाब जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और थोड़ा सा उसमें ग्लिसरीन नीचे की तह पे, यानी कि चौथाई कह सकते हैं या उससे भी कम ले लें और उसको आप हिलाकर अच्छे से रख दें तो बहुत अच्छी त्वचा होती है उससे भी लगाने से। तो इस तरह से इसका प्रयोग करें। और मुहासों के लिए पहले ही हमने बताया, फिर भी लेकिन इसकी जो मात्रा बता सकते हैं कि 1 चम्मच गुलाब का जल हो, मतलब गुलाब जल, और 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर या रस, आधा चम्मच ग्लिसरीन और 1 चुटकी हल्दी इसमें डाल लीजिए। ये सब मिला लीजिए और अच्छे से जब पेस्ट बन जाएगा तो चेहरे पर आप इसको लगा लीजिए। लेकिन उसके पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस तरीके का कोई भी जब पैक लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, तो बेहतर है कि पहले खूब अच्छे से चेहरा साफ कर लिया जाए, तभी इसका प्रभाव पड़ता है। लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। बाद में सामान्य जो तापमान का पानी होता है उससे आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। फिर देखिए कितना निखार आता है। जी, और फिर जैसे आपने गुलाब जल को बनाया है तो आप स्प्रे बॉटल में भी उसको भर कर रख सकते हैं। जैसे जो पत्तियों वगैरह पे, फूलों पे छिड़काव करने के लिए जैसी बॉटल हम लोग रखते हैं, उससे छोटी बड़ी अच्छी सी आती हैं, तो उसमें चेहरे पर भी स्प्रे करने के लिए आती है। हाँ, तो उनमें आप रख सकते हैं और साथ ही साथ चेहरे पर उसको स्प्रे भी करें, साथ में उसमें टिश्यू पेपर से आप उसको हल्के से पोंछ दें। इससे आपकी त्वचा जो है साफ हो जाएगी। यानी कि गर्मी से हम बिल्कुल से आते हैं जब, तो पसीने से चेहरा बड़ा अजीब सा हो जाता है जी। तो आप इस तरह से साफ कर लें तो बड़ा अच्छा रहता है। और खास करके अगर इस तरह से आप रात में सोने के पहले साफ करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से जो स्प्रे करने की बात है या टिश्यू पेपर में प्रयोग करने की बात है, आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, घर से अपने वाहन में है या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो भी आप 4-6 घंटे हो जाए या दोपहर का समय जब गुजर जाता है, आप बहुत लगता है कि बहुत पसीना हो गया, परेशान हो रहे हैं, तो एक बार आप इस तरह से उसे टिश्यू से पोंछ लेंगे, उस पर स्प्रे करके या अपने चेहरे पर स्प्रे करें और उसको पोंछ लें मुलायम कपड़े से, तो आपको एकदम तरोताज़ा सा महसूस होने लगेगा और ताजगी आ जाएगी चेहरे पर, है ना, और मन भी एकदम खुश हो जाता है। तो गुलाब जल इस तरह से हर तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है जी। और साथ ही साथ जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, कहते तो कई बार ऐसा भी है कि जो गुलाब जल की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें जब हम थोड़ा सा मसल लेंगे हथेली पर, तो उसके बाद उनकी पत्तियों को हटा दीजिए या फिर उनका जो रस आ जाएगा तो उसमें भी थोड़ा सा आप ग्लिसरीन मिला करके सीधी पत्तियों के रस में भी लगा सकते हैं। हाँ, तो इससे भी बहुत अच्छा होता है। गुलाब में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं रेणु जी, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो उसके जो कण होते हैं ना,
देखिए उसके पेटल्स कैसे लाल लाल से होते हैं। बिल्कुल। तो उसी से समझ में आता है कि कितने मतलब इसके अंदर कितने सारे गुण होंगे। बिल्कुल। गुलाब जल में शहद, हल्दी और 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा कच्चा दूध भी डालकर इसका फेस पैक आप बना सकते हैं और इस तरह से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है तो फिर बेसन का प्रयोग ना करें, उसकी जगह आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। और ये अलग अलग जैसे जिसकी त्वचा पे जो सूट करता है उसका प्रयोग आप उसी तरह से करें, है ना? बिल्कुल। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी पास आ बैठे। गुसार अपना मेहरबान खास राज़दार अपना, एक दिल ही था गम गुसार अपना मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। तो भाई बहुत सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहां हम जिनके पास बैठते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है और ना? 2 घड़ी नहीं, बहुत देर बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है। समय लगता है कि बिल्कुल बढ़ता ही जाए और खत्म ना हो। जाते तो 2 घड़ी के लिए ही हैं, लेकिन बस कुछ ऐसा ही होता है, लौटने का मन नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने जो धरोहर की बात की उस पर हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है विविध भारती के बारे में। लिखा है कि आज के सारे विषयों पर यथा योग्य जानकारी मिलेगी, साथ साथ मधुर गीत भी सुनने मिलेंगे। जितना पुश्तैनी मकान और विश्व धरोहर को समृद्ध सुंदर रखा जा रहा है, वैसे ही विविध भारती भी भारत के रेडियो प्रसारण की एक बेमिसाल धरोहर है। उसे भी पिछले 65 वर्षों से अब तक दिन ब दिन सजाया जाता है, समृद्ध बनाया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा प्रयास यही रहता है। लेकिन अगर पुश्तैनी घरों की बात करें तो उसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़े अच्छे अच्छे अपने मनोभाव लिखकर भेजे हैं। हाँ जी, एक हमारे साथी लिखते हैं कि कागज पर जिस घर की चर्चा है वो बहुत पुराना है, मैं जिस घर में रहता हूँ वो बहुत नया है। नए और पुराने के बीच कोई सीढ़ी है जो कभी टूटने नहीं देती। इस भरोसे को कि घर नया हो या पुराना, रहने वाले की नीयत पर टिकता है पुश्तैनी घर। कोई एल्बम नहीं होता जिसमें तस्वीरों को एक साथ रख दिया जाए, ताउम्र वो उसी प्रकार के साथ या उसी प्रकार रह जाएं, उनकी कोई तकरार नहीं।
कुछ लोग जीवन में तरक्की कर लेते हैं और शहर में जाकर बस जाते हैं और अपने पुराने या पुश्तैनी घर को भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, घर खंडहर में तब्दील हो जाता है। उस खंडहर के घर में भी यादों का अनमोल पिटारा होता है। जो सुकून उस खंडहर के घर में छोड़कर चले जाते हैं, उस सुकून को पूरी दुनिया में नहीं पाते। हर चीज की अहमियत होती है। आज बहुत ही कम लोग होंगे जिनका पुश्तैनी मकान आज भी है। इसका मुख्य कारण घर के मुखिया ने परिवार के सभी सदस्यों को एक ही नजर से देखा होगा और किसी से भेदभाव नहीं किया होगा। वहीं परिवार आज संयुक्त परिवार के रूप में अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं। बिल्कुल, कारण बहुत सारे होते हैं। हाँ। और आपने आगे भी लिखा है कि धीरे धीरे समय बीतता है, घर खंडहर में तब्दील होता है और खंडहर के घर में ही यादों का अनमोल पिटारा होता है। जो सुकून उस खंडहर के घर में छोड़कर चले जाते हैं, उस दुनिया में पाते हैं। इन्होंने लिखा है कि बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन रहते भी हैं। लेकिन क्योंकि पुश्तैनी घर जो होते हैं, हमारी बहुत सारी उसमें यादें होती हैं और सच बात है कि वो यादों से ही सींचा जाता है और वो यादें ही हमें वहाँ पर खींच कर ले जाती हैं। ज़माने बदल जाते हैं, दौर बदलते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। हमारी कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हम वहाँ से उखड़ते हैं, फिर कहीं और जाके हमारी जड़ें जम जाती हैं, लेकिन मन वहीं बार बार जाकर टिकता है। जी, और जो विरासत हमारे पुरखों ने सौंपी थी, उस विरासत को ऐसा देखकर लगता है कि भाई ये भी उतना ही प्यार करता है, उतना ही दुलारता है जो घर होता है, क्योंकि उसमें उनकी भी अच्छाइयाँ भी साथ साथ होती हैं। नहीं, सारी चीजें होती हैं, अच्छाई हो, बुराई हो, झगड़े हो, मन में मुटाव हो, सब वो हर यादें होती हैं जिनमें हम फिर से याद करना चाहते हैं। क्योंकि बचपन हो या जो उस समय का समय होता है, सब लोग जब इकट्ठा होकर रहते हैं तो उसमें एक अपनापन जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वैसे भी दो पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हैं हमारे कवियों ने ना, कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। तो वैसे ही जहाज पे जैसे पंछी उड़ता है फिर उसी जहाज पर आता है, तो वैसे ही हम भी अपने पुश्तैनी मकान में बार बार उड़ उड़ कर जाना चाहते हैं, चाहे कितनी दूर चले जाएं। अच्छा, एक बात और होती है कि वहाँ जो मनमुटाव होता है उस बाद में ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल, है ना, तो इसीलिए वो जगह और याद आती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और इसकी छांव में कभी भी जैसे उबाऊपना सा नहीं लगता कि आप कितना भी रहें, कितनी भी बार जाएं, कितनी चिलचिलाती गर्मी में। देखिए लोग आजकल एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लेकिन पहले के मकान ऐसे होते थे, इतने खूबसूरत होते थे और इस तरह से बनाए जाते थे कि भाई एसी कूलर कुछ नहीं भी है तो भी उसमें ठंडक जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। नहीं, घर के बनाने का सच बात है कि तरीका बिल्कुल अलग होता था। घर की बात और खुशबू जो भी होती थी, बनते थे खाने, वो उसकी महक बाहर नहीं जाती थी। बाहर की कोई भी शोर शराबा या बाकी चीजें अंदर नहीं आती थी। आंगन होते थे, दलान के बाद कमरे होते थे, तो उसमें आप बीच में जब आप घर के अंदर ही बारिश, अगर हर मौसम का आनंद ले लेते थे। बारिश अगर हो रही तो आप घर के अंदर ही पूरा उसका मजा लेते थे। उसके लिए आपको कहीं बाहर झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हाँ, और कहीं एक कोने में रसोई घर होता था तो दूसरे कोने में कहीं जाकर प्रसाधन, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह होता था। तो स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, इन सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता था जो पुराने हमारे मकान होते थे। तो इन पर चर्चा हम अभी और करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ
तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे, जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिंद मेरी। गीत भी दिल ले जाते हैं, पुश्तैनी मकान भी दिल ले जाते हैं, और वहाँ रहने वाले लोग भी दिल ले जाते हैं। हाँ, तो भाई दिल को थोड़ा संभाल के रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल जो लोग बिछड़ गए वो कहाँ किस अलग अलग शहर चले गए, और फिर अगर पुश्तैनी मकान हो तो वहाँ आते तो फिर मुलाकात हो जाती है। पुश्तैनी मकान अगर हट गया, नहीं रहा, किसी वजह से बट गया, तो फिर मुलाकात होना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य जो पहले जो जिनकी यादें जुड़ी हैं और सब मिलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ष में 1-2 बार कोशिश करें कि चलिए कोई बात नहीं, वो मकान भले ही ना हो, लेकिन उस मकान को क्या नया रूप दिया जा सकता है, या उस जगह पर जहां आप रह रहे हैं, जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा हों, कोई तीज त्योहार या कोई ऐसा दिन तिथि तय करें और मिलें और उनको फिर से यादों को संजोएं। क्योंकि भाई देखो, पुराने घरों में पहले ये भी होता था, जैसे हमने घरों की चर्चा की, ऐसे छत होता था जिसमें कि जब अचार का समय होता था तो उसमें बरनी में अचार डाले जाते थे, तो कभी कभी चोरी चोरी उसमें से खाया भी जाता था। कच्ची कच्ची केरियां जब पड़ती थी ताजी ताजी कड़ी कड़ी, तो उनको खाने का अलग मजा होता था, है ना। तो कुछ इसी तरह से होती थी, बड़ियां डाली जाती थी, पापड़ फैलते थे, तो घर में इस तरीके की माहौल होता था, है ना जी। और एक तरह से कहते हैं कि कोई भी बात होती थी तो सभी एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते थे। संयुक्त परिवार में तो ये चीज होती ही है, लेकिन धीरे धीरे से देखा जाए तो बस अब वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। कभी किसी को ऐसा लगता है कि भाई अब उन मकानों में इतना आना जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो फिर लोग अपने हिसाब से उसे तो जो भी जगह होती है उसे हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अच्छी तरह से और बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो नया स्वरूप दे देते हैं उसको। तो अब सही बात है। अब ये तो हमारे श्रोताओं पर ही छोड़ना चाहिए कि भाई क्या अच्छा रहेगा और किस तरह से उसे बनाना चाहिए। देखो संगीता, होता यह है कि इसमें एक कोई ऐसा नियम नहीं हो सकता जो सब जगह लागू हो, क्योंकि सबकी स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं। कुछ लोग के पास इसमें आर्थिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है। कभी आपको ज़रूरत होती है तो उन मकानों को नया रूप देना पड़ता है, कभी कभी आप बहुत तरक्की कर लेते हैं तो उसको और भव्य स्वरूप मिल जाता है, कभी कभी आप कुछ और उससे 4 गुना बड़ा नया मकान बना लेते हैं और वहाँ सब फिर इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते, अर्थोपार्जन के लिए या जीविकोपार्जन के लिए कहीं विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार इकट्ठा होते हैं और उन पूरी यादों को उतना ही मजा लेते हैं। तो ये तरीका है, सिर्फ मकान ही नहीं मायने रखता है, हाँ आप उसको किस स्वरूप में उसको फिर से याद रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं जी। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि मतलब जितने लोग होते हैं, कुछ लोग जो पास में रहते हैं उनका आना संभव होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काफी दूर रहते हैं तो उनका कई कई साल भी नहीं आना होता है। हाँ। या फिर अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो है कि कभी कभी गाहे बगाहे जब हम भटकते हुए उस दिशा में जाते हैं, जब एक लंबा अरसा हो जाता है आए, तो फिर उसका ढांचा ही घर का याद रहता है कि भाई ऐसा था मकान। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सच बात है कि जैसा हमने कहा कि नया स्वरूप हो जाता है, लेकिन जो पुराना ढंग था वो बिल्कुल अलग तरीके के होते थे। अब कमरों की बात की जाए तो उसमें मेड़ होती थी, नाली होती थी। अब कहीं सारे पूरे घर में कहीं आपको ड्योढ़ी नहीं मिलेगी ना, नाली नहीं मिलेगी। हम लोग तो अक्सर गर्मी में ऐसा भी करते थे कि जब मेड़ होती थी तो एक कमरे में नाली में खूब कपड़ा भर दिया जाता था और उसमें पानी भर देते थे, फिर उसमें खूब खेला जाता था। तो कुछ इस तरीके के मजाक खेल जो हैं वो अब आज नहीं संभव हैं, लेकिन
ठीक है, थोड़ा तरीका बदला है, लेकिन जो तुमने जैसे कहा ना कि नहीं आ सकते, कोशिश करें कि वर्ष में 1-2 बार पूरे परिवार के लोग एक जगह अवश्य मिले, है ना, ताकि यादें बिल्कुल बनी रहें और एक दूसरे से परिचय भी बने रहे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना रेणु जी, तो फिर वो अपने बड़ों को कैसे पहचानेंगे? वो घरों से ही ज्यादा पहचानते हैं, घरों से पहचानते हैं, उनके हाव भाव से पहचानते हैं, उनकी बातों से फिर एक दूसरे की खिंचाई होती है, उनकी बचपन की बातें की जाती हैं, और एक जो खुलापन आता है बाद में कि अरे अब आज बच्चों के सामने फिर उनके पिताजी की बातें होती हैं, माताजी की बातें होती हैं कि अच्छा ये बचपन में ऐसा करते थे, तो बच्चों को भी बड़ा मजा आता है। तो एक कहीं कहीं अगर जो छोटा बहुत मन मुटाव जो रहता है वो समाप्त हो जाता है और बहुत नजदीक हो जाते हैं, ये रिश्ते में और प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और जो वहाँ का रहन सहन होता है, जो पुराने घरों का, पुश्तैनी घरों का जो रहन सहन होता है, वो बड़ा साधारण सा होता है। और जो दूसरा घर हम लोग बनवाते हैं वो बड़ा, उसके अंदर भौतिकता इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी बच्चे वहां से नानी दादी के घर ही भागने की बिल्कुल फिराक में रहते हैं कि किस तरह से जाया जाए और वहाँ जो मौज मस्ती होगी, वहाँ जो मजा आएगा। तो इन चीजों से बिल्कुल भी दूर न किया जाए बच्चों को, या हम भी ना दूर हों, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि बचपन में लौटे और वही सहजता, वही सरलता एक बार फिर से जीने की कोशिश करें। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दीवाना आ गया राहों में आपकी, जीने का शौक है बाहों में आपकी। दिन है बहार के, मौसम है प्यार का, कहीं इरादा क्या है आखिर सरकार का, आखिर सरकार का। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। उल्फत का बोझ यूं दिल पर न डालिए, जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है, नजरों में आप है, फिर किसको होश है, फिर किसको होश है। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना। इस गीत से साइकिल भी याद आ गई रेणु जी। अच्छा। क्योंकि पुश्तैनी घरों में जो एक गलियारा बना होता था, उसमें इतनी सारी साइकिलें रहती थी कि चलते समय भी बड़ी तकलीफ होती थी कि भाई ये साइकिल जो है वो किस तरह से रख दी गई है। इतने सारे लोग रहते थे, इतना मजा आता था। और अब आज जब साइकिल नहीं दिखती तब तकलीफ होती है। वैसे एक बहुत प्यारी सी बात हमारे साथी ने लिखा है कि वैसे मकान की ईंट पत्थर से प्रेम करने से बेहतर ये भी है कि उसमें रहने वालों से जी जान से प्रेम करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन यादों को संजोए। स्थान कोई भी हो सकता है, एक बार
फिर से वैसे ही मिलें और वैसे ही साइकिलें चलाएं, मजे लें, है ना? जी, और सब एक साथ मिले, बैठे, खाएं और बिल्कुल समय का तो फिर पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने बताया ना कि पुरानी बातें हैं, उसी तरीके से खाना पीना होता है। अब बहुत सस्ती वाली हम लोग कभी कभी बर्फ वाली आइसक्रीम खाते थे, अब आज हम लोग क्रीम वाली खाते हैं, तो कभी उनको भी खाइए। टॉफी जो होती थी वो बिल्कुल लेमन जूस वाली जो होती थी, दोपहर का समय वही होता वो सारी चीजें होती थी, पाचक होते थे अलग अलग तरीके के। तो उन सब का मजा एक बार फिर से लेना चाहिए। काला खट्टा होता था। हाँ, काला खट्टा होता था, जीप जलाने वाला एक होता था बड़ा बड़ा अलग तरीके का। स्कूल के बाहर बहुत सारी चीजें मिलती थी, वो अभी भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं, व्यापारी लोग, कि हम अपने बचपन में लौटे रहें और याद करते रहें। हाँ, याद करते रहें। तो बस आप भी करते रहिए उसको। हम फिर मुलाकात करेंगे सखी सहेली में आपसे। जी, आप सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।